2025 आने वाला है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपनी वही पुरानी परेशानियां, शक और आदतें नए साल में ले जाएंगे या उनसे ऊपर उठेंगे? स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि बदलाव का इंतजार मत करो, इसे अपने इरादों और एक्शन से खुद बनाओ। सोचिए, नए साल में आप साफ सोच, डिसिप्लिन और मकसद के साथ कदम रखें। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइमलेस स्टोइक विजडम का इस्तेमाल करके अपने माइंडसेट को बदलें, आदतों को सुधारें और अपनी जिंदगी को सच में बदल डालें। अब रुकने का नहीं, बदलने का वक्त है। 1. रिफ्लेक्ट डेली। जब आत्मा बीते कल की गलतियों के बोझ से दब जाती है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन उस बोझ को हल्का कर देता है। सहने का जिंदगी अक्सर ऐसा महसूस होती है जैसे हम एक भारी बैग उठाए चल रहे हैं, जिसमें बीते कल की पछतावे, गलतियां और छूटे हुए मौके भरे हुए हैं। शुरुआत में शायद ये बोझ महसूस न हो, लेकिन वक्त के साथ ये हमें धीमा कर देता है, हमारे फैसलों को धुंधला कर देता है, हमारी एनर्जी को चूस लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचिए, अगर आप इस बोझ को हल्का कर सकें, अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसे कम कर सके। सेनेका की ये सीख हमें रुकने और सोचने का मौका देती है। गलतियां हमें तभी परिभाषित करती हैं जब हम उन्हें करने दें। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है चीजों को साफ करना और फिर से रफ्तार पकड़ना। ये बीते कल में फंसने या बार बार अपनी गलतियों का हिसाब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सबक को ढूंढने के बारे में है जो हमारी अनुभवों के भीतर छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैंने बेहतर क्या कर सकता था, मैंने क्या सीखा? जवाब हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन वे हमेशा जरूरी होते हैं। जरा सोचिए, जैसे आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी सब कुछ दर्शाता है, पेड़, आसमान, यहां तक कि आपकी अपनी परछाई। लेकिन अगर पानी की सतह हिल जाए तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही काम करता है। जब ये पुराने पछतावे या बिखरे हुए ख्यालों से भरा होता है, तो साफ देख पाना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक शांत हवा की तरह काम करता है, जो सतह को स्थिर कर देती है। इरादतन सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए हम फिर से खुद को और अपनी जिंदगी को सही तरीके से देख पाते हैं। सदियों से महान विचारक और नेता सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनी ताकत का स्रोत मानते आए हैं। रोमन सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस रोज अपनी सोच को लिखते थे और अपने कामों को अपने मूल्यों से जोड़ते थे। उनकी लिखावट, जो बाद में मेडिटेशंस में संकलित हुई, किसी दर्शक के लिए नहीं थी। यह उनकी निजी सुधार की प्रक्रिया थी। वे भारी दबावों का सामना करते थे, सेनाओं का नेतृत्व, साम्राज्य का प्रबंधन, फिर भी उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन से स्पष्टता पाई। अगर मार्कस ऑरेलियस जैसे व्यक्ति के पास ये सब करते हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय था, तो हमारे पास क्या बहाना है? सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपने जीवन में शामिल करने का एक व्यावहारिक तरीका है जर्नलिंग। इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। हर दिन के अंत में एक साधारण सवाल से शुरू करें, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं, बिना किसी जजमेंट के लिखें। समय के साथ आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे। आप अपनी ताकतें ज्यादा स्पष्टता से देख पाएंगे और अपनी कमजोरियों को पहचान पाएंगे। यह परफेक्शन की बात नहीं है, यह प्रगति की बात है। जर्नलिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कई रूप ले सकता है। प्रकृति में टहलना, ध्यान करना या बस चुपचाप बैठकर अपने ख्यालों से बात करना। महत्वपूर्ण है इसे नियमित रखना। नियमित सेल्फ रिफ्लेक्शन एक तेज चाकू की तरह है। यह आपके दिमाग को केंद्रित और चुनौतियों के लिए तैयार रखता है। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, यह कृतज्ञता पैदा करने के बारे में भी है। आप कितनी बार रुककर अपनी अच्छी चीजों के लिए खुद को सराहा है? अपनी सफलताओं को पहचानना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपको मजबूती देता है और सकारात्मक आदतों को मजबूत करता है। यह जिम्मेदारी और आत्मसहानुभूति का संतुलन है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो आज आपको क्या भारी लग रहा है? वह पछतावा जिसे आपने अब तक नहीं स्वीकारा? वह सबक जो आपने अब तक नहीं सीखा? सेल्फ रिफ्लेक्शन अतीत को बदलने के लिए नहीं है, यह इसे एक नए नजरिए से देखने के लिए है। बीते कल के बोझ को हल्का करके आप एक हल्के और स्वतंत्र कल के लिए जगह बनाते हैं। यह प्रक्रिया अभी शुरू होती है। क्या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालेंगे? 2. डिटैच फ्रॉम द पास्ट। अपने अहंकारी विचारों को छोड़ दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सीख सकता जो वह पहले से ही जानने का दावा करता है। एपिक्टेटस,
हम कितनी बार अपनी मान्यताओं, पुरानी सोच और गलतियों से चिपके रहते हैं, भले ही वे गलत क्यों ना हों। हम अपने बीते कल की गलतियों और असफलताओं को अपने साथ लेकर चलते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें परिभाषित करती हैं। लेकिन एपिक्टेटस हमें एक बड़ी सीख देते हैं, इन भ्रमों को छोड़ने की। क्यों? क्योंकि असली विकास वहीं से शुरू होता है जहां हमारी निश्चितता खत्म होती है। अगर हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले यह मानना होगा कि मुझे सब कुछ नहीं पता। जरा सोचिए, पिछली बार कब आपने किसी चीज पर पछतावा किया था? गुस्से में कहे गए शब्द, जल्दी में लिया गया फैसला, या कोई मौका जो हाथ से निकल गया। ये पल हमारे मन में ठहर जाते हैं, है ना? जैसे कोई भारी सामान जिसे हम ढोते रहते हैं। यह हमें धीमा कर देता है, बार बार याद दिलाता है कि हम क्या बेहतर कर सकते थे। लेकिन पछतावे का कोई मतलब नहीं अगर वह बदलाव की ओर न ले जाए। क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए? क्यों ना आज को एक नया मौका समझा जाए? बीते कल की गलतियों से मुक्त वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना एक साहसिक कदम है। इसके लिए बीते कल को छोड़ना और भविष्य की चिंता न करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक पुल पर खड़े हैं और नीचे एक नदी बह रही है। जो पानी पीछे बह चुका है वह अब वापस नहीं आएगा, और जो पानी सामने है वह अभी पहुंचा नहीं। आपके पास केवल वही है जो आपके पैरों के नीचे बह रहा है, वर्तमान। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। न तो आप अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन आप वर्तमान को आकार दे सकते हैं। इतिहास में कई लोग हैं जिन्होंने इस सोच को अपनाया। थॉमस एडिसन को याद करें, जिन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एडिसन ने अपनी असफलताओं को रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने हर असफल प्रयास को एक सबक की तरह देखा, एक नया मौका कि वह फिर से प्रयास करें। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को इसी नजरिए से देखें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। यह नजरिया केवल आविष्कारकों या दार्शनिकों के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है। पुरानी गलतियों को छोड़ना खुद को माफ करने जैसा है। यह स्वीकार करना है कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं और यह बिल्कुल ठीक है। खुद के प्रति दया दिखाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं अगर आप अतीत की सजा खुद को देते रहें? तो शुरुआत कैसे करें? अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें, ऐसी कौन सी सोच है जिसे मैंने पकड़ रखा है और जो अब मेरे काम की नहीं? इन्हें लिखें, इनकी जांच करें। फिर पूछें, आज मैं एक छोटा कदम कैसे उठा सकता हूं? चाहे वह किसी गलती के लिए माफी मांगना हो, कुछ नया आजमाना हो, या बस अपने विचारों पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे कदम गति लाते हैं। इस प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात है इसकी सादगी। आपको एक रात में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं। आपको बस अगले कदम, अगले फैसले, अगले पल पर ध्यान देना है। वर्तमान में किया गया हर फैसला आपके भविष्य की तस्वीर को आकार देता है। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि विनम्रता विकास की बुनियाद है। अपने अहंकारी विचारों को छोड़ने से, चाहे वह दूसरों के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो या खुद के बारे में, सीखने के दरवाजे खुलते हैं। यह नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। तो आज आप इस साफ स्लेट का क्या करेंगे? फैसला आपका है। 3. फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपके पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह समझ लें और आपको ताकत मिलेगी। मार्कस ऑरेलियस। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। काम में अचानक हुआ कोई बदलाव, एक अप्रत्याशित बहस या मौसम का बिगड़ना, ये सभी आपके योजनाओं को बिगाड़ सकते हैं और आपको असहाय महसूस करा सकते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें एक गहरी सच्चाई याद दिलाते हैं। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भीतर की दुनिया पर हमेशा हमारा नियंत्रण होता है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रियाएं। सच्ची ताकत इस सीमा को समझने में है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं, या मैं उन चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा हूं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता? सोचिए, पिछली बार कब आप परेशान या निराश महसूस कर रहे थे? शायद ट्रैफिक ने आपको देर कर दी, या किसी सहकर्मी की आलोचना ने आपको चुभा दिया। उन पलों में क्या आपने नियंत्रणहीन चीजों को संभालने की कोशिश की? यह स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर यह अनावश्यक तनाव का कारण बनता है। सच तो यह है कि चिंता या गुस्से से उन चीजों को बदला नहीं जा सकता,
जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन जो आप बदल सकते हैं वह है आपकी प्रतिक्रिया। क्या आप धैर्य को गुस्से पर चुनते हैं, माफी को कड़वाहट पर? ताकत इन्हीं विकल्पों में छिपी होती है। इतिहास में जिन्होंने इस ज्ञान को अपनाया उन्होंने अद्भुत धैर्य दिखाया। विक्टर फ्रैंकल को याद करें, जो नाजी कैंपों की भयानक परिस्थितियों से बचे। अपनी लगभग सभी स्वतंत्रताओं से वंचित फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक चीज उनके नियंत्रण में थी, उनका दृष्टिकोण। उन्होंने लिखा, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन एक चीज नहीं, परिस्थितियों के किसी भी सेट में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। अवर्णनीय पीड़ा के बीच भी उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके ताकत पाई। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यह दृष्टिकोण अत्यधिक व्यावहारिक है। यह पहचानना कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, कोई ऊंचा फिलॉसफी मात्र नहीं है, यह हर दिन लागू होने वाला सबक है। एक साधारण अभ्यास से शुरुआत करें। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं। उन्हें 2 हिस्सों में बांटें, जो आप बदल सकते हैं और जो आप नहीं। आप पाएंगे कि आपकी अधिकतर चिंताएं दूसरे हिस्से में आती हैं। यहां सबक यह नहीं है कि इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाएं जो सच में मायने रखती हैं। आपके विचार, आपके कर्म और आपके चुनाव। उदाहरण के लिए, आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता ले जा सकते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनका व्यवहार आप पर कितना असर डालेगा। इस दृष्टिकोण में बाहरी टर्मोइल से आंतरिक शांति पर ध्यान देना न केवल तनाव कम करता है, बल्कि आपको सशक्त भी बनाता है। यह आपके जीवन की लगाम आपके हाथों में वापस देता है। यही स्टोइक फिलॉसफी का सार है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के लेखक हैं। यह भावनाओं को दबाने या कठिनाइयों को नजरअंदाज करने की बात नहीं है। यह इस बात पर टिके रहने की बात है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह व्यावहारिक रूप से कैसा दिखता है? जब आलोचना का सामना करें तो रुकें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया मूल्यवान है या यह शोर है? जब योजनाएं बिगड़ जाएं तो खुद से पूछें, मैं अगला सबसे अच्छा कदम क्या उठा सकता हूं? यह अभ्यास भले ही सरल हो, परिवर्तनीय है। मार्कस ऑरेलियस हमें एक कालातीत सीख देते हैं। ताकत दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। जब आप अपनी एनर्जी अपने विचारों, कर्मों और चुनावों पर केंद्रित करते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति का ताला खोलते हैं जिसे कोई बाहरी घटना छीन नहीं सकती। आज आप उस शक्ति का क्या करेंगे, फैसला आपका है। 4. स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। अच्छे जीवन की प्राप्ति धीरे धीरे होती है, लेकिन यह खुद में कोई छोटी बात नहीं है। जेनो ऑफ सिटियम। आज के समय में जब हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, जेनो ऑफ सिटियम की यह सीख एक सुकून देने वाली याद दिलाती है। प्रगति बड़े कदमों या एक ही रात में सफलता से नहीं होती। यह उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनती है जो समय के साथ कुछ असाधारण रचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जहां आप हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस बीच की दूरी आपको भारी लगती है? शायद इसका जवाब उस दूरी को छलांग लगाकर पार करने में नहीं, बल्कि पहला छोटा कदम उठाने में है। सोचिए कि अच्छे जीवन, वेल बीइंग को एक मोज़ेक की तरह समझें। हर छोटा सा टुकड़ा, एक हेल्दी खाना, एक दयालु शब्द या 1 घंटे की अतिरिक्त नींद इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अकेले में ये टुकड़े भले ही मामूली लगें, लेकिन साथ में ये कुछ गहरा बनाते हैं। चुनौती तब आती है जब प्रगति धीमी महसूस होती है या कदम इतने छोटे लगते हैं कि वे मायने नहीं रखते। कितनी बार हम किसी लक्ष्य को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसका राज है लगातार प्रयास। बांस के पेड़ की कहानी पर गौर करें। इसे लगाने के कई सालों तक जमीन के ऊपर कोई खास बढ़त नहीं दिखती, लेकिन जमीन के नीचे इसकी जड़ें फैल रही होती हैं, एक मजबूत नींव बना रही होती हैं। फिर अचानक बांस तेजी से बढ़ता है, कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक। क्या यह बढ़त अचानक हुई थी? बिल्कुल नहीं। यह सालों की छिपी मेहनत का नतीजा थी। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर छोटा चुनाव, चलने का फैसला करना बजाय गाड़ी लेने के, ध्यान, मेडिटेशन करना बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के, सुनना बजाय बहस करने के, कुछ खास की नींव रखता है।
छोटे और हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हम इतनी ऊंची उम्मीदें लगा लेते हैं कि उन्हें पूरा करना नामुमकिन लगने लगता है। बड़े लक्ष्य का उत्साह जल्दी निराशा में बदल सकता है जब हमें उसकी मेहनत का अंदाजा होता है। इसके बजाय अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटें। अगर आप अपनी शारीरिक सेहत सुधारना चाहते हैं तो मैराथन की बजाय 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं, बजाय कि पूरी सोच को रातों रात बदलने के। छोटे कदम समझौता नहीं है, यह रणनीति है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जो इस सिद्धांत को सच साबित करते हैं। माइकल एंजेलो की कहानी सोचें, जिन्होंने डेविड की मूर्ति को इस तरह बनाया जैसे वह गैर जरूरी हिस्सों को पत्थर से हटाते जा रहे हों। यह कोई एक अद्भुत क्षण नहीं था, बल्कि सोच समझकर किए गए सटीक प्रयासों की एक श्रृंखला थी जिसने एक कृति, मास्टरपीस बनाई। आपकी जिंदगी में कौन सी कृति इसी धैर्य और निरंतर प्रयास से बन सकती है? छोटे, लगातार उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह गति बनाता है। हर छोटी सफलता, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों ना हो, आपको यह विश्वास दिलाती है कि प्रगति संभव है। समय के साथ ये छोटी जीतें बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। यही अच्छे जीवन का सार है। सब कुछ या कुछ नहीं जैसा रवैया नहीं, बल्कि निरंतर और अर्थपूर्ण सुधार की प्रतिबद्धता। तो आज आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? याद रखें, अच्छा जीवन एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर वह चुनाव जो आप करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, स्वास्थ्य, खुशी और संतोष की एक बड़ी तस्वीर में योगदान देता है। जनों हमें याद दिलाते हैं कि ये छोटे कदम भले ही छोटे लगें, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। चलते रहिए और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। आपकी मौजिक तस्वीर आकार ले रही है। 5. एम्ब्रेस एडवर्सिटी एज ग्रोथ। मुश्किलें दिमाग को वैसे ही मजबूत बनाती हैं जैसे मेहनत शरीर को। सैनिका जिंदगी शायद ही कभी आसान होती है। चुनौतियां सामने आती हैं, योजनाएं असफल होती हैं और असफलताएं अक्सर सबसे गलत समय पर होती हैं। इन मुश्किलों को दीवारों की तरह देखना, उनसे बचने या उनसे नाराज होना आसान है। लेकिन क्या होगा अगर, जैसा कि सैनिका कहते हैं, यही चुनौतियां छुपे हुए मौके हों? क्या हो अगर हर संघर्ष जिसे आप झेलते हैं आपको और मजबूत, समझदार और लचीला बनने का मौका दे? जैसे शरीर मेहनत से मजबूत होता है, वैसे ही हमारा मन भी। व्यायाम करते समय मांसपेशियां हल्की सी टूटती हैं, लेकिन फिर वे पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। अगर शरीर पर दबाव न हो तो वह बढ़ता नहीं। यही बात दिमाग और हमारे चरित्र पर लागू होती है। चुनौतियां हमें परखती हैं, हमें हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालती हैं और हमें नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलने पर मजबूर करती हैं। ये वही पल होते हैं जो यह बताते हैं कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, तब आप कौन हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी संघर्ष की घड़ियां आपकी सफलताओं से ज्यादा आपको आकार देती हैं? इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने रुकावटों को मौके में बदल दिया। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेलीं। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एडिसन ने रुकावटों को बाधा के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें सीढ़ियों के रूप में देखा। हर असफलता एक सबक थी, सफलता के रास्ते का एक जरूरी कदम। लेकिन यह नजरिया सिर्फ महान आविष्कारकों या ऐतिहासिक शख्सियतों तक सीमित नहीं है, यह आप और मेरे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। एक छूटा हुआ प्रमोशन, एक असफल रिश्ता या कोई छोटी सी असुविधा भी एक मौका बन सकती है। आप इससे क्या सीख सकते हैं? यह आपको बेहतर कैसे बना सकती है? जवाब इस बात में छिपा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मुश्किलों को नए नजरिए से देखने की शुरुआत आपके सोचने के तरीके को बदलने से होती है। खुद से यह पूछने के बजाय, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकता है। इस एक छोटे बदलाव से मुश्किलें बोझ से बदलकर विकास के मौके बन जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दर्द को नजरअंदाज करें या असफलताओं को कम आंकें। इसका मतलब है यह समझना कि हर कठिनाई के भीतर एक मौका छुपा है जो आपके चरित्र को मजबूत कर सकता है। एक नदी को पत्थर काटते हुए देखिए, यह प्रक्रिया धीमी है,
लगभग अदृश्य, लेकिन समय के साथ नदी उस पत्थर को आकार देती है। चुनौतियां भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। वे आपके भीतर की मजबूती को एक अनुभव के बाद दूसरे अनुभव के साथ गढ़ती हैं। हर असफलता आपके खुरदुरे किनारों को चिकना करती है, आपकी समझ को गहराई देती है और आपके संकल्प को मजबूत करती है। इस मानसिकता को अपनाने के व्यावहारिक तरीके सरल हैं। अगर कोई काम भारी लग रहा हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अगर किसी अस्वीकृति या आलोचना का सामना करना पड़े तो उसमें छुपे सबक को ढूंढें। याद रखें, बिना मेहनत या असुविधा के कोई बड़ी प्रगति नहीं होती। जैसे भारी वजन उठाने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही कठिन चुनौतियों का सामना करने से दिमाग और भावनात्मक रेजिलियंस बनता है। सेनेका की यह सीख हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें दुश्मन नहीं हैं, वे वो आग हैं जिसमें ताकत घड़ी जाती है। चुनौतियों को मौके के रूप में देखकर आप यह तय करते हैं कि वे आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगी। अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप विकास के निर्माता हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, रुकें और सोचें, यह मुझे कैसे आकार दे रही है। इसका जवाब शायद आपको एक मजबूत, अधिक लचीले खुद तक ले जाने की कुंजी हो। जब आप मुश्किलों को अपनाते हैं तो वे सिर्फ दिमाग को मजबूत नहीं करती, वे उसकी असली ताकत को प्रकट करती हैं। 6. लाइव विद पर्पस। अपनी सारी मेहनत किसी उद्देश्य की ओर लगाओ और हमेशा उस लक्ष्य को ध्यान में रखो। सेनेका जिंदगी में कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक घने जंगल में बिना नक्शे के भटक रहे हों। हमारा दिन रात व्यस्त रहना, छोटे छोटे कामों का पीछा करना और तात्कालिक लक्ष्यों को पाना हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि असल में हमारे लिए क्या जरूरी है। लेकिन सेनेका की यह बात हमें एक स्पष्टता का एहसास कराती है। अपनी मेहनत को किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य की ओर लगाओ और उस उद्देश्य को अपनी राह दिखाने दो। बिना किसी स्पष्ट दिशा के हमारी सबसे सख्त मेहनत भी खाली लग सकती है। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? जीवन का उद्देश्य ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आपके सामने आ जाए। इसे आपको खुद परिभाषित करना पड़ता है। यह तब शुरू होता है जब आप अपनी मूल्य प्रणाली को समझते हैं। वे बुनियादी सिद्धांत जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। किसी के लिए यह ईमानदारी हो सकती है तो किसी और के लिए दयालुता, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा या रेजिलियंस। जब आप अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो उन्हीं के अनुसार अपने कामों को निर्देशित करना आपकी जिंदगी को ध्यान केंद्रित और संतोषजनक बनाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो निर्णय लेना कितना आसान हो जाता है? इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा है जहां लोगों ने अपने स्पष्ट उद्देश्य से असाधारण काम किए। महात्मा गांधी को याद करें, जिन्होंने अपना जीवन अहिंसक प्रतिरोध को समर्पित किया। उनके हर फैसले, हर कार्य का आधार उनके न्याय और शांति के प्रति अटूट समर्पण था। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी उनका उद्देश्य उन्हें स्थिर बनाए रखता था। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भले ही रास्ता कठिन हो? आज की दुनिया, जिसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना आसान नहीं है। सोशल मीडिया, न खत्म होने वाले कामों की सूची और दूसरों की उम्मीदों का दबाव हमें कई दिशाओं में खींचता है। लेकिन एक अच्छी तरह परिभाषित उद्देश्य एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आपको यह तय करने में मदद करता है कि क्या सच में मायने रखता है और क्या केवल शोर है। यही फर्क है बेवजह भटकने और उद्देश्यपूर्ण चलने में। इस स्पष्टता को पाने के लिए खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछें। मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं? मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? मैं दुनिया पर कैसा प्रभाव छोड़ना चाहता हूं? आपके जवाब परफेक्ट होने जरूरी नहीं, वे समय के साथ बदलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरुआत करें, अपने विचारों को लिखें, उन्हें सुधारें और उन्हें अपनी जीवन यात्रा में एक मार्गदर्शक बनाएं। इसके बाद व्यावहारिक कदम उठाएं, अपने मूल्यों के अनुरूप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो नियमित व्यायाम करने या ध्यानपूर्वक खाने का संकल्प लें। अगर आप दयालुता को महत्व देते हैं तो हर दिन किसी की मदद करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम एक ऐसी गति बनाते हैं जो आपके जीवन को आपके मूल्यों का प्रतिबिंब बना देती है।
सेनेका की यह सलाह भी हमें याद दिलाती है कि अपनी एनर्जी को बिखेरने से बचें। मल्टीटास्किंग भले ही प्रभावी लगे, लेकिन बहुत सारे काम एक साथ करने से औसत परिणाम ही मिलता है। इसके बजाय कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर गहराई से ध्यान दें, उन्हें पूरा करने में अपना सब कुछ लगा दें। जैसा कहा जाता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं। जीवन की समृद्धि इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि इस पर कि आप उन्हें किस उद्देश्य से करते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य सामान्य कार्यों को भी असाधारण उपलब्धियों में बदल देता है। यह आपको अनिश्चितता के बीच स्थिर रखता है और आपकी जिंदगी को ऐसी दिशा देता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति नहीं हिला सकती। तो आप अपनी मेहनत किस ओर निर्देशित करेंगे? अपने उद्देश्य को परिभाषित करें, उसे अपनी पसंद और फैसलों का आधार बनाएं और देखें कि यह न केवल आपके काम को बल्कि आपको भी कैसे बदल देता है। 7. कल्टीवेट रेजिलियंस। आग सोने की परख करती है, मुश्किलें मजबूत इंसानों की। सेनेका जिंदगी अपनी अनिश्चितताओं के साथ कई इम्तिहानों की तरह है। कुछ पल हल्के और आसान होते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे आप आग के दरमियान चल रहे हों। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां, असफलताएं और अनिश्चितताएं रुकावटें नहीं हैं जिनसे बचा जाए, बल्कि यह मौके हैं जो हमें और समझदार, मजबूत और लचीला बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में कौन हैं? अक्सर सबसे कठिन क्षणों में ही इसका जवाब मिलता है। सोचिए, सोने को परखने के लिए आग में डाला जाता है। तेज गर्मी अशुद्धियों को जला देती है और केवल सबसे शुद्ध रूप बचता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। असुविधा और अनिश्चितता हमारे दिखावे को हटा देती है और हमारे असली रूप को सामने लाती है। ये हमारी असलियत उजागर करती है और हमसे मांग करती हैं कि हम इनसे निपटें। लेकिन कितनी बार हम इन आग जैसे हालातों से भागने की कोशिश करते हैं, आराम को विकास पर प्राथमिकता देते हुए। असली ताकत पाई नहीं जाती, उसे गढ़ा जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने मुश्किलों का सामना किया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले। नेल्सन मंडेला को याद करें, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए। यह समय उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन इसके बजाय इसने उनके न्याय और समानता के संकल्प को और गहरा कर दिया। जब वे बाहर निकले तो वे पराजित नहीं थे, बल्कि बदल चुके थे। मंडेला की ताकत उनके संघर्ष से बचने में नहीं, बल्कि उसे डिग्निटी और उद्देश्य के साथ सहने में थी। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आपकी चुनौतियां आपको आपके भीतर की ताकत के बारे में क्या सिखा रही हैं? सहनशीलता का मतलब दर्द को दबाना या उसे नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है असुविधा के साथ जीना सीखना और अपना ध्यान आगे की ओर बनाए रखना। एक मैराथन धावक को सोचिए। हर मील नई थकान, नई शंकाएं लेकर आता है, फिर भी वे चलते रहते हैं, एक कदम एक समय पर। विकास भी कुछ ऐसा ही है। यह हमेशा बड़े छलांगों के बारे में नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के दौरान लगातार और सोच समझकर प्रयास करने के बारे में है। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करें। खुद से पूछने के बजाय यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इस नजरिए में बदलाव से चुनौती आसान नहीं होती, लेकिन यह आपकी यात्रा को उद्देश्यपूर्ण बना देता है। यह याद दिलाता है कि असुविधा अस्थायी है, लेकिन इससे सीखे गए सबक आजीवन रह सकते हैं। व्यावहारिक तरीके इस सहनशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी चुनौतियों से शुरुआत करें। जब किसी कठिन फैसले का सामना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुकें और सोचें। जब अनिश्चितता बढ़े तो उन चुनौतियों को याद करें जो आपने पहले पार की हैं। ये छोटे छोटे इरादे से किए गए प्रयास समय के साथ आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे आप बड़ी आग का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। सेनेका हमें अनिश्चितता को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। आखिरकार अनिश्चितता ही वह जगह है जहां संभावनाएं होती हैं। यही वह स्थान है जहां आप खुद को ढालना, नवाचार करना और बढ़ना सीखते हैं। सोचिए, आपका कितना संभावित सामर्थ्य केवल इसलिए अछूता रह गया क्योंकि आपने असुविधा से बचने की कोशिश की। क्या होगा अगर आप इसे अपनाने की कोशिश करें? जिंदगी की आग अपरिहार्य है। यह आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है, आपके संकल्प को चुनौती देती है और कभी कभी आपको आपकी सीमाओं तक ले जाती है।
लेकिन यही आग आपको कुछ महान में भी बदलती है। ताकत का मतलब आग से बचना नहीं है, बल्कि इसे पार करना है, यह जानते हुए कि यह आपको परिष्कृत कर रही है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखें, यह आपकी परीक्षा है। आप इससे कैसे उभरेंगे? मजबूत, समझदार और अधिक लचीला। क्योंकि जैसे आग सोने की शुद्धता दिखाती है, वैसे ही मुश्किलें आपके भीतर की ताकत को प्रकट करती हैं। 8. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। समझदार वह है जो उन चीजों का शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों का आनंद लेता है जो उसके पास हैं। एपिक्टेटस। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर समय हमें यह महसूस कराया जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, एक बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर या कोई नया गैजेट। लेकिन एपिक्टेटस का यह कथन हमें एक शाश्वत समाधान देता है, कृतज्ञता। सच्ची समझदारी इसमें नहीं है कि आप उन चीजों की इच्छा करें जो आपके पास नहीं है, बल्कि इसमें है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र करें। क्या आपने कभी रुककर अपनी जिंदगी की सच्ची सराहना की है, या फिर आप हर समय उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी पहुंच से दूर लगती हैं? कृतज्ञता एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय है। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए सोचना कि किसी और की जिंदगी आपसे बेहतर क्यों लगती है, यह जाल में फंसना आसान है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें, अगर जो नहीं है उसका शोक करने की बजाय आप उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, यह छोटा सा बदलाव आपके दृष्टिकोण को बदलने की ताकत रखता है, और आपकी जिंदगी को भी। सोचिए, एक आदमी अपने साधारण घर में बैठा है, खिड़की से आती धूप का आनंद ले रहा है। वह इस बात का गिला कर सकता है कि उसके पास कोई बड़ा बंगला या लग्जरी कार नहीं है, लेकिन इसके बजाय वह मुस्कुराता है, उस धूप, उस शांत पल और दिन की सरल खुशियों से संतुष्ट है। क्या वह गरीब है क्योंकि उसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है, या वह अमीर है क्योंकि वह समझता है कि उसके पास जो है उसका कितना मूल्य है? इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा है जिन्होंने इस सोच को अपनाया। हेलेन केलर, जो सुन और देख नहीं सकती थीं, ने कहा था, मुझे इतना कुछ दिया गया है कि मेरे पास उन चीजों पर सोचने का समय नहीं है जो मुझे नहीं मिली। उनका जीवन कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने अपनी सीमाओं पर ध्यान देने के बजाय अपने अवसरों को अपनाया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। आपकी अपनी जिंदगी में आपको ऐसा करने से क्या रोक रहा है? कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि आप महत्वाकांक्षा को छोड़ दें या कम में संतोष कर लें। इसका मतलब है कि आप संतोष की एक ऐसी नींव बनाएं जो आपको बढ़ने दे, बिना इस बात को भूले कि आपके पास पहले से क्या अच्छा है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों की सराहना करते हैं तो आप उस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाते हैं जिसमें आप हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। आप अपनी कीमत उन चीजों से तय करना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है, और उन चीजों को पहचानना शुरू करते हैं जो आपके चारों तरफ हैं। इस सोच को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम मदद कर सकते हैं। एक कृतज्ञता जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, बड़ी या छोटी। हो सकता है वह आपकी सुबह की कॉफी का स्वाद हो, किसी दोस्त के द्वारा कहे गए दयालु शब्द, या बस यह तथ्य कि आपने एक और दिन पार कर लिया। समय के साथ यह आदत आपकी सोच को कमी से भरे दृष्टिकोण से समृद्धि की ओर ले जाएगी। एक और प्रभावी अभ्यास है ध्यान। हर दिन कुछ मिनट निकालें और वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। अपने आसपास की ध्वनियों, गंधों और दृश्यों को महसूस करें। ये छोटे छोटे जागरूकता के पल अक्सर उन खुशियों को उजागर करते हैं जिन्हें आप अन्यथा अनदेखा कर देते। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि संतोष हर चीज पाने से नहीं आता, बल्कि जो है उसकी कद्र करने से आता है। जीवन की असली समृद्ध चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जब आप कृतज्ञता को अपनाते हैं तो आप शांति और संतोष का एक गहरा एहसास पाते हैं जिसे कोई बाहरी उपलब्धि प्रदान नहीं कर सकती। तो अभी रुक कर सोचें, आप किसके लिए आभारी हैं? आपके सिर पर छत, वह हवा जो आप सांस लेते हैं, वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं। इन चीजों में खुशी मनाएं, क्योंकि ये आपकी है। समझदार व्यक्ति जानता है कि खुशी पाने में नहीं, बल्कि उस खुशी को जीने में है जो आपके पास पहले से है। 9. सीक विजडम ओवर पॉपुलैरिटी। समृद्धि बड़ी संपत्ति रखने में नहीं है,
बल्कि कम इच्छाओं में है। एपिक्टेटस आज की दुनिया में, जहां सफलता को हमारे घर के आकार, कपड़ों के ब्रांड या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या से मापा जाता है, एपिक्टेटस हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। असली दौलत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि कम की जरूरत में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिन चीजों की चाहत रखते हैं वे क्यों हैं? क्या वे आपके अपने मूल्य और इच्छाओं पर आधारित हैं, या समाज की अपेक्षाओं ने आपको यह सिखाया है? हम भौतिक चीजों और बाहरी मान्यता के पीछे भागते रहते हैं, यह मानते हुए कि वे हमारी आंतरिक कमी को भर देंगे। लेकिन जितना अधिक हम प्राप्त करते हैं, उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। यह कभी न भरने वाली जरूरत का चक्र बन जाता है। एक बड़ी गाड़ी, बेहतर फोन या शानदार पदवी, यह सब कभी भी पूरा नहीं लगता। लेकिन सोचिए, अगर आप इस चक्र से बाहर निकल सकें तो? अगर दौलत का मतलब आपके पास जो चीजें हैं वह नहीं, बल्कि आपके पास जो है उसमें संतोष महसूस करना हो। ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीज की बात पर विचार करें। वे लगभग कुछ भी नहीं रखते थे, फिर भी खुद को सबसे अमीर राजा से भी अधिक धनवान मानते थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी खुशी इस बात में थी कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने सरलता के उस कौशल को सीख लिया था जो सोने से भी अधिक मूल्यवान था। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। क्या आप उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जो वास्तव में आपके मन को समृद्ध करती हैं, या आप वही चाहते हैं जो समाज ने आपको सिखाया है? सच्चा संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास से आता है। ज्ञान, समझ और आत्म जागरूकता ऐसी दौलत है जिन्हें कोई आर्थिक संकट खत्म नहीं कर सकता। ये वो संतुष्टि लाते हैं जो भौतिक चीजें कभी नहीं दे सकती। एक शानदार गाड़ी कुछ समय के लिए ध्यान खींच सकती है, लेकिन किसी प्रियजन के साथ की गई एक गहरी बातचीत आपको सालों तक याद रहेगी। ज्ञान पुराना नहीं होता और आत्मविकास का कोई विकल्प नहीं होता। इस मानसिकता को अपनाने के लिए दौलत की अपनी परिभाषा को फिर से परिभाषित करें। खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में असली मूल्य क्या जोड़ता है? शायद यह आपके पास मौजूद चीजें नहीं हैं, बल्कि वे रिश्ते हैं जिन्हें आप पोषित करते हैं, वे कौशल जो आप विकसित करते हैं, या वह आंतरिक शांति जो आप पाते हैं। ये वे दौलत हैं जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता, लेकिन ये सबसे गहरी खुशी लाते हैं। एक और व्यावहारिक तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जो आपके पास पहले से है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप कमी से समृद्धि की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित करते हैं। हर दिन कुछ सरल चीजों के लिए धन्यवाद करें। एक सुंदर सूर्योदय, एक अच्छी किताब या दोस्त की हंसी। कृतज्ञता साधारण चीजों को असाधारण बना देती है और आपको याद दिलाती है कि दौलत ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि काफी महसूस करने में है। बुद्धि हमें अपनी इच्छाओं के पीछे के कारणों पर सवाल उठाने की भी सीख देती है। जब आप किसी नई चीज को खरीदने या किसी आकर्षक मौके का पीछा करने की इच्छा महसूस करें, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इसे असली संतोष के लिए चाह रहा हूं या सिर्फ अस्थायी मान्यता पाने के लिए? जवाब आपको उन चुनावों की ओर ले जाएगा जो आपके गहरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। एपिक्टेटस की बातें हमें एक गहरी सच्चाई की याद दिलाती हैं। सबसे समृद्ध जीवन वह नहीं है जो चीजों से भरा हुआ है, बल्कि वह है जो अर्थ से भरा हुआ है। जब आप दिखावे से समझ को, उपलब्धियों से विकास को और भव्यता से सरलता को प्राथमिकता देते हैं, तो आप एक ऐसी दौलत पाते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो आज आप किसका पीछा कर रहे हैं? एक पल रुकें और सोचें। शायद आपके पास पहले से ही वह सब है जिसकी आपको जरूरत है। बुद्धि आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगी जहां दौलत संपत्ति से नहीं, बल्कि शांति से मापी जाती है। 10. सिंप्लीफाई योर लाइफ। सबसे बड़ी दौलत है कम में संतुष्ट रहना। सेनेका आज के समय में जब हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, सेनेका की यह बात हमें याद दिलाती है, असली दौलत बहुत सारी चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि संतोष में है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम और ज्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ज्यादा संपत्ति और ज्यादा पहचान और ज्यादा सफलता, लेकिन अंत में खुद को पहले से ज्यादा खाली महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में फैली अव्यवस्था आपको उन चीजों से दूर कर रही है जो सच में मायने रखती हैं? सरलता का मतलब त्याग नहीं है, इसका मतलब है स्पष्टता। जब आप अपने आसपास का शोर कम करते हैं
तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सच में महत्वपूर्ण हैं। जरा एक भरी हुई टेबल की कल्पना करें। जब चारों ओर कागज और बिखरी हुई चीजें होती हैं तो प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप टेबल को साफ करते हैं तो अचानक आपका दिमाग हल्का और ध्यान केंद्रित हो जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब आप अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं तो आप विकास, चिंतन और सच्ची संतुष्टि के लिए जगह बनाते हैं। सोचिए सिद्धार्थ गौतम की कहानी। उन्होंने अपने धन और शाही सुख सुविधाओं को छोड़ दिया ताकि वे आत्मज्ञान की तलाश कर सकें। उनका यह निर्णय जीवन की खुशियों को त्यागने के लिए नहीं था, बल्कि यह समझने के लिए था कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ दिया तो उन्हें स्पष्टता और उद्देश्य मिला। यह एक ऐसा सबक है जो सदियों से प्रेरणा देता आ रहा है। हालांकि आपको सब कुछ छोड़ने और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिए अगर आप अपनी जिंदगी को सरल बनाएं तो क्या होगा। कौन से बोझ आप हटा सकते हैं ताकि आप अपने असली स्वरूप के करीब आ सकें। आज की आधुनिक जिंदगी हमें अंतहीन विकल्प देती है। सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। लेकिन जितना हम जुटाते हैं या उपभोग करते हैं उतना ही हम थकान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी एनर्जी को कमजोर कर देती हैं। इसके बजाय कि हम अपनी एनर्जी आत्म सुधार की ओर लगाएं, हम इसे तुच्छ चीजों में बांट देते हैं। सोचिए अगर आप अपनी एनर्जी को उन चीजों की ओर मोड़ें जो सच में आपको खुशी देती हैं तो क्या होगा। सरलता की ओर बढ़ने की शुरुआत आपके जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने से होती है। खुद से पूछें, मेरे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है? परिवार, आत्मविकास या सार्थक काम? शायद यही आपके जवाब होंगे। अब यह देखें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। क्या आपका समय इन प्राथमिकताओं के अनुरूप है? संभावना है कि आप काफी एनर्जी उन चीजों में लगा रहे हैं जो आपके जीवन में अधिक मूल्य नहीं जोड़ती। शुरुआत छोटे कदमों से करें। सरलता का मतलब यह नहीं कि एक रात में अपनी जिंदगी बदल दें। यह सोच समझकर और धीरे धीरे उठाए गए कदमों का नाम है। अपने रहने की जगह को साफ करें, उन चीजों को हटा दें जो अब आपके काम की नहीं। अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करें, उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें, नोटिफिकेशन बंद करें और गहरे ध्यान के लिए समय निकालें। ये छोटे कदम आपके लिए उन चीजों का रास्ता साफ करेंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। सेनेका की यह सलाह हमें सफलता की परिभाषा पर फिर से विचार करने को कहती है। सफलता इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि इस बात में है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसमें कितना संतुष्ट हैं। कल्पना कीजिए उन अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने की आजादी की। संतोष का मतलब आलस्य नहीं है, यह उस नींव का निर्माण है जिस पर आप एक सार्थक जीवन बना सकते हैं। जैसा कि सेनेका कहते हैं, असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि आपके नजरिए में है। जब आप सरलता को अपनाते हैं तो आप अपने समय, एनर्जी और ध्यान पर नियंत्रण वापस पाते हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं, जिससे हर क्षण मायने रखता है। तो आज आप क्या सरल कर सकते हैं? एक काम, एक चीज या एक विचार? वहीं से शुरुआत करें। सरलता आपको संतोष की ओर ले जाएगी और संतोष आपको सबसे बड़ी दौलत दिखाएगा, उद्देश्य के साथ जिया गया एक जीवन। 11. लिव एज इफ टुडे वर योर लास्ट। आप अभी इस जीवन को छोड़ सकते हैं। यही तय करे कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जिंदगी नाजुक है। इस सच्चाई को भूल जाना बहुत आसान है, खासकर जब हम रोजमर्रा की भाग दौड़, ध्यान भटकाने वाली चीजों और अनगिनत जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के ये शब्द हमें इस सच्चाई का सामना करने को कहते हैं। आप इस जीवन को अभी छोड़ सकते हैं। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है, एक आग्रह कि हम तात्कालिकता, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जिएं। सोचिए, अगर आज का दिन, यह घंटा या यह पल आपका आखिरी हो, तो क्या यह ज्ञान आपके चुनाव, आपके शब्दों और आपकी सोच को बदल देगा? जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकार करना डरावना नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है।
यह हमारी जिंदगी की व्यर्थ चीजों को हटा देता है और हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है कि सच में क्या महत्वपूर्ण है। सोचिए, हम कितनी बार अपना समय बेकार के गिले शिकवों, छोटे मोटे झगड़ों या अर्थहीन व्यस्तताओं में बर्बाद कर देते हैं। कितनी एनर्जी हम उन चीजों में लगा देते हैं जिनका जीवन की बड़ी तस्वीर में कोई महत्व नहीं है। जीवन की अस्थिरता का एहसास हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और हमें अपने सबसे गहरे मूल्यों के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने इस सोच को अपनाया। स्टीव जॉब्स को याद करें, जिन्होंने कहा था, यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, वह सबसे अच्छा तरीका है जिससे मैं वह जाल टाल सकता हूं जो यह सोचने से आता है कि आप कुछ खो सकते हैं। जॉब्स ने इस चेतना का श्रेय साहसिक निर्णय लेने और क्षणिक पुरस्कारों के बजाय सार्थक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने को दिया। सोचिए, अगर आप इस दृष्टिकोण के साथ जीते तो आप कौन से साहसिक फैसले लेते। यह विचार प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी में गहराई से निहित है। स्टोइक्स के लिए मेमेंटो मोरी यानी अपनी मृत्यु को याद रखना भय का नहीं बल्कि स्पष्टता का विषय था। उनका मानना था कि मृत्यु पर चिंतन करके आप पूरी तरह से जी सकते हैं। अपने सपनों को टालने या महत्वपूर्ण बातचीत को भविष्य के लिए छोड़ने के बजाय आप अभी कार्रवाई करेंगे। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं इसे बाद में करूंगा, और वह बाद में कभी नहीं आया। इस चेतना के साथ जीना यह नहीं है कि आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोड़ दें या लापरवाही से जी, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी दैनिक क्रियाओं को उस विरासत के साथ संरेखित करें जो आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। खुद से पूछें, मैं किसके लिए याद किया जाना चाहता हूं? मैं दूसरों को कैसा महसूस कराना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं, जो आपके निर्णय और बातचीत को दिशा देते हैं। अपने जीवन में इस मानसिकता को अपनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। अपनी दैनिक आदतों पर विचार करें। क्या आप अपना समय उन गतिविधियों में व्यतीत कर रहे हैं जो आपके मूल्यों से मेल खाती हैं, या आप व्यर्थ चीजों में उलझे हुए हैं? कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन पलों की सराहना करें जिन्हें आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे किसी दोस्त के साथ हंसी साझा करना या एक शांत सूर्यास्त का आनंद लेना। और आखिरकार, प्यार, माफी या प्रशंसा व्यक्त करने में हिचकिचाएं नहीं। जो शब्द आप आज कहने से रुकते हैं वे कल आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस की यह सीख हमें पूरी तरह से और उद्देश्यपूर्ण जीने की चुनौती देती है। जब आप याद रखते हैं कि जीवन सीमित है तो आप खुशी को टालना बंद कर देते हैं। आप जरूरी लेकिन कठिन बातचीत से बचना बंद कर देते हैं। आप खोखले लक्ष्यों का पीछा करना छोड़ देते हैं और एक गहरी और अर्थपूर्ण जिंदगी बनाना शुरू करते हैं। तो आप इस पल के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे अनदेखा कर देंगे या इसे उद्देश्य और इरादे के साथ अपनाएंगे? जीवन की नाजुकता का एहसास आपको साहसिक रूप से जीने, गहराई से प्यार करने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के लिए प्रेरित करे जो सच में मायने रखती हो। क्योंकि सच्चाई यह है, पूरी तरह से जीने का समय अभी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, डीसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपनी कमेंट मुझे कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं।